आज से कई दशकों बाद की ये कहानी है, जब लॉस एंजलिस में बेरोजगारी और बेघर लोगों की भीड़ ने शहर को अपराध की आग में झोंक दिया था। जेलें इतनी भर गई थीं कि सरकार ने खूंखार अपराधियों को काबू करने के लिए रेड जोन बना दिए। फिर भी हर रोज ड्यूटी पर सैकड़ों पुलिस अफसर मारे जा रहे थे। तब सरकार ने मर्स कोर्ट लाने का निर्णय लिया। यहाँ एक एआई सिस्टम ये तय करेगा कि किसे बरी होना है और किसे फांसी। ये सिस्टम इसलिए बना क्योंकि अदालतों में बहुत वक्त बर्बाद होता था और अब अपराधियों को उनके जुर्म के कुछ घंटों बाद ही सजा मिल जाती। 2 सालों में इस प्रोग्राम ने 18 लोगों को मौत की सजा दी और अपराध दर 68% तक घट गई, जिससे अरबों टैक्स डॉलर बचे और लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। फिर हम एक कोर्टरूम में हैं जहां डिटेक्टिव क्रिस की आंख खुली। वो एक कुर्सी से बंधा था और सामने स्क्रीन पर मर्स प्रोग्राम का प्रोमो वीडियो चल रहा था। अचानक एआई जज मैडॉक्स स्क्रीन पर प्रकट हुई और उसने ऐलान किया कि ट्रायल शुरू हो सकता है, क्योंकि क्रिस का नशा उतर चुका था। उसने बताया कि क्रिस करीब 6 घंटे तक बेहोश रहा और कहा कि कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे। जब क्रिस ने बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई, तो मैडॉक्स ने खुलासा किया कि तुम पर तुम्हारी पत्नी की हत्या का आरोप है। बॉडी कैम फुटेज में पुलिस की टीम क्रिस के घर में घुसती दिखी। उन्होंने उसकी पत्नी निकोल को जमीन पर लहूलुहान देखा और उनकी बेटी ब्रिट उसके सामने रो रही थी। निकोल को चाकू मारा गया था और जब पुलिस ने पूछा कि ये किसने किया, तो उसने क्रिस का नाम लिया। ये देख क्रिस सहम गया। अपना नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। मैडॉक्स ने बताया कि निकोल पर हमले के वक्त घर में क्रिस के सिवा कोई और नहीं था। अब क्रिस को लगा कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए उसने इंटरनेट पर ढूंढा तो पता चला कि उसका नाम हर चैनल पर छा गया था। खबरों में उसकी गिरफ्तारी और मर्स प्रोग्राम के लिए उसका समर्थन दिखाया गया। दरअसल क्रिस और उसकी साथी जैक ने ही हत्यारे डेविड को पकड़ा था, जो मर्स ट्रायल का पहला अपराधी था। फिर मैडॉक्स ने क्रिस से पूछा कि तुम अदालत में क्या कहना चाहते हो। क्रिस ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मैडॉक्स ने सबूतों का विश्लेषण कर नतीजा निकाला कि उसके अपराधी होने की संभावना 97.5% है। उसे बताया गया कि अगर फांसी से बचना है तो ये आंकड़ा 92% तक ले जाओ और अपना पक्ष रखने के लिए उसके पास केवल 90 मिनट हैं। इसके लिए उसे शहर के हर कैमरे, हर डेटाबेस तक पहुंच दे दी गई और वो शहर के किसी भी व्यक्ति के डिवाइस से जुड़ सकता है। अगर वो हार गया तो यही कुर्सी उसे बिजली का झटका देकर मार देगी। जैसे ही स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ, मैडॉक्स ने सबूत पेश करने शुरू किए। उसके अनुसार क्रिस सुबह 8:51 पर काम पर पहुंचा, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकला, बल्कि सीधे घर चला गया। निकोल ने दरवाजा नहीं खोला और कहा कि अगर बात करनी है तो वकील के जरिए करो। इस पर गुस्सा होकर क्रिस ने कैमरे पर मुक्का मारा और फिर अपनी चाबी से दरवाजा खोल लिया। दरवाजा बंद होने से पहले निकोल ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी। फिर मैडॉक्स ने फुटेज तेज की और बताया कि क्रिस 26 मिनट तक अंदर रहा। इसके थोड़ी देर बाद उनकी बेटी ब्रिट सहेली के घर से लौटी और चीख पड़ी। जांच के मुताबिक निकोल पर किसी दाएं हाथ वाले ने चाकू से हमला किया था। गहरे जख्म ने उसकी रीढ़ की हड्डी और लिवर को छेद दिया था। क्रिस के कपड़ों पर निकोल के खून के ताजा निशान थे। घर से निकलने के बाद क्रिस बार में शराब पीने गया। वो बार बार कह रहा था कि ये सब झूठ है, लेकिन बार के कैमरे में वो नशे में धुत दिखा। वो पुलिस से उलझ रहा था, जो उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। पुलिस ने उस पर टेजर भी चलाया, लेकिन वो नहीं रुका। वो इमारत से भागा और एक आदमी की गाड़ी चुराने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़कर गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। क्रिस को कुछ याद नहीं था और मैडॉक्स ने इसका दोष शराब पर डाल दिया। क्रिस ने अपनी बेटी ब्रिट से बात करने की इच्छा जताई, लेकिन नियमों के मुताबिक गवाहों को केवल फोन किया जा सकता है और 18 साल से कम उम्र के लोगों को यह भी मना है। ब्रिट अपने नाना नानी के घर थी, लेकिन नियम ये भी कहते हैं कि अगर किसी का मृतक से रिश्ता हो तो वो संदेश भेजकर कॉल की मांग कर सकता है। क्रिस ने कई तरीकों से बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लिखे क्या। आखिर उसने मैडॉक्स से कहा कि ब्रिट को एक स्वचालित संदेश भेज दो। अगर उसे बाप पर भरोसा होगा तो बात कर लेगी। नियम ये भी कहते थे कि आरोपी अपने स्पॉन्सर से बात कर सकता है। स्क्रीन पर मैडॉक्स ने क्रिस को याद दिलाया कि उसके पास 1 घंटा 8 मिनट बचे हैं। क्रिस ने तुरंत जैक को फोन किया, जो क्राइम सीन पर थी। उसने केस फाइलें देखीं और जैक से घर का हर कोना दिखाने को कहा।
जैक के टूर पर क्राइम सीन का डिजिटल मॉडल दिखा। लिविंग रूम में टूटा फूलदान था, जो निकोल की आत्मरक्षा में टूटा होगा। रसोई में ब्रिट के खून से सने पैरों के निशान थे और दीवार पर खून के धब्बे। टूटी प्लेट से पता चला कि निकोल ने बचने की कोशिश की थी और चाकू सेट में से एक गायब था, जिस पर क्रिस के उंगलियों के निशान थे। क्रिस ने कहा कि वो खाना बनाने के लिए उसी चाकू का इस्तेमाल करता था। साथ ही पुलिस को बाल, त्वचा और डीएनए मिला, जो क्रिस से मेल खाता था। क्रिस ने निकोल के फोन रिकॉर्ड देखे, लेकिन उस वक्त का कोई टेक्स्ट या कॉल नहीं मिला। उसने पूछा कि उसका ऑफिस वाला फोन भी है। मैडॉक्स को यह पता नहीं था, इसलिए उसने क्रिस के कॉल रिकॉर्ड से नंबर निकाला और फोन किया। घर में जैक को रिंगटोन सुनाई दी। वो गाड़ी तक गई और शीशा तोड़कर फोन निकाला। पता चला कि फोन रजिस्टर्ड नहीं था। इस फोन से सिर्फ एक नंबर पर कॉल और मैसेज हुए थे, वो भी ब्लैक मार्केट से खरीदा गया था। मैडॉक्स ने उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ वाले ने फोन काट दिया। इतना लोकेशन ट्रैक करने के लिए काफी था और जैक फ्लाइंग बाइक से वहां पहुंची। फोन एक होटल में मिला और कोई उसे पिछले दरवाजे से निकाल रहा था। जैक ने दरवाजा ब्लॉक किया, जहां पैट्रिक भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस देख वो अंदर भागा। मैडॉक्स ने उसकी प्रोफाइल देखी। शेफ, किराया नहीं भरा, 2 ठगी के आरोप। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वो कैमरे से बच गया। फिर जैक ने ड्रोन भेजा, जिसने उसे छत पर ढूंढा और पुलिस ने पकड़ लिया। पैट्रिक ने कहा कि वो डर से भागा, पुलिस पर भरोसा नहीं। क्रिस हैरान था कि निकोल उसके साथ क्या कर रही थी। पैट्रिक ने माना कि उसका निकोल के साथ रिश्ता था। कुछ डेट्स पर गए, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। निकोल प्राइवेट बातें करना चाहती थी, इसलिए ये अनरजिस्टर्ड फोन इस्तेमाल किए। मैडॉक्स को डेट्स की फुटेज मिली, जो उसकी बात पुख्ता करती थी। पैट्रिक का कहना था कि वो पूरा दिन काम पर था और फुटेज ने इसे सच साबित किया, इसलिए वो कातिल नहीं हो सकता। फिर भी जैक ने उसे पुलिस से भागने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सिर्फ 53 मिनट बचे थे और पैट्रिक के बेगुनाह साबित होने से क्रिस के अपराधी होने की संभावना 98% हो गई थी, क्योंकि निकोल का उसे धोखा देना मोटिव बन गया था। मैडॉक्स ने और फुटेज खोजी, जिसमें निकोल ने क्रिस को गैराज में पीते पकड़ा और उसने गुस्से में रिएक्ट किया। क्रिस को एहसास हुआ कि वो शराब पीकर कितना गुस्सैल हो जाता था। उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां रॉब मिला, जिसने उसे सोबर रहने में मदद की, लेकिन रे को खोना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक वीडियो में रे और क्रिस पुलिस कार में बैठे एक अपराधी का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। तभी क्रिस को निकोल का कॉल आया। रे ने कहा, तू बात कर ले, और अकेला बाहर निकल गया। बदकिस्मती से उस अपराधी ने रे पर गोली चला दी और गाड़ी से टक्कर मारकर कुचल दिया। क्रिस ने रे को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही अपराधी का पीछा भी किया। उसने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, जिससे अपराधी की गाड़ी पलट गई, लेकिन रे की मौत हो गई। क्रिस ने अपराधी को पकड़ा, लेकिन बाद में वो बरी हो गया। क्रिस को गहरा पछतावा था कि उसने उसे गोली क्यों नहीं मारी। मैडॉक्स ने कहा कि अपने केस पर ध्यान दो। क्रिस ने बताया कि काम पर पहुंचने पर उसने देखा कि गाड़ी से शराब की बोतल गायब थी। उसे लगा निकोल ने ले ली होगी, इसलिए वो घर गया। वहां बहस हुई और गुस्से में उसने निकोल का पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया, जिसके टुकड़ों से निकोल को चोट लगी। उसके बाद का कुछ याद नहीं। अब उसे खुद शक होने लगा कि कहीं उसने ही निकोल को मार तो नहीं दिया। मैडॉक्स ने याद दिलाया कि सिर्फ 43 मिनट बचे हैं। क्रिस ने जेल में पैट्रिक को फोन किया और पूछा कि क्या निकोल किसी तनाव में थी। पैट्रिक ने बताया कि ऑफिस उस पर प्रेशर था, क्योंकि कुछ केमिकल गायब हो गए थे और उसे साथियों पर नजर रखनी पड़ रही थी। यह सुनते ही क्रिस के दिमाग में ख्याल आया कि शायद हत्यारा निकोल के ऑफिस से ही हो। लेकिन मैडॉक्स ने बताया कि रविवार की बारबेक्यू पार्टी के बाद उनमें से कोई भी उस इलाके में नहीं देखा गया। फिर क्रिस ने जैक को वाइकिंग शिपिंग डिपो भेजा, वही कंपनी जहां निकोल काम करती थी। इंतजार करते हुए क्रिस ने बारबेक्यू पार्टी की क्लिप्स देखनी शुरू की, ताकि निकोल के साथियों को पहचान सके। मैडॉक्स ने कहा कि उन सबके पास कोई ना कोई था जो ये गारंटी दे सके कि हत्या के वक्त वे उनके साथ थे। क्रिस ने अपने पड़ोसी के कैमरे की फुटेज चेक करने को कहा, लेकिन उसमें खराबी आ गई थी और फुटेज दोबारा लोड हो रही थी। फिर उसने बारबेक्यू में कार से आए लोगों की फुटेज देखी और गौर किया कि रॉब की गाड़ी में 3 अतिरिक्त लोग थे। क्रिस ने रॉब को फोन कर पूछा कि उसने किसे लिफ्ट दी थी। रॉब ने नाम बताया और कहा कि वे उसके साथ वापस नहीं आए,
लेकिन अगले दिन किसी ने भी छुट्टी नहीं ली। अब बेचैन होकर क्रिस ने ब्रिट का कल रात वाला वीडियो दोबारा देखा और टाइम स्टैम्प चेक किए। ब्रिट की वीडियो उस वक्त की थी जब क्रिस ऑफिस में था, इसलिए वो निकोल को रुलाने के लिए घर पर हो ही नहीं सकता था। अब ब्रिट की गवाही जरूरी हो गई थी, इसलिए मैडॉक्स ने उसे कॉल करने की इजाजत दे दी। ब्रिट गुस्से में थी क्योंकि उसने क्रिस की गिरफ्तारी वाली वीडियो देख ली थी और उसे पता चल गया था कि वो चुपके से फिर पीने लगा है। इंटरनेट पर सब क्रिस को दोषी मान रहे थे और ब्रिट भी सोचने लगी कि यही सच है। उसके नाना उसे फोन काटने को कह रहे थे, लेकिन मैडॉक्स ने मना किया क्योंकि ये ट्रायल का हिस्सा था। क्रिस ने ब्रिट से पूछा कि कल रात तुमने क्या सुना। ब्रिट ने बताया कि उसने मम्मी को रोते सुना और घर से अजीब आवाजें आ रही थी। उसके सोशल मीडिया पर एक वीडियो थी जिसमें वो आवाजें ढूंढते हुए घर में घूम रही थी। और तब क्रिस ने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला था। वो दरवाजा आमतौर पर कभी नहीं खुलता। ब्रिट ने कहा कि वो कल रात बेसमेंट में गई ही नहीं थी। क्रिस ने मैडॉक्स से फौरन इमेज साफ करने को कहा और तब उन्हें दरवाजे पर एक हाथ नजर आया। इसका मतलब था कि बारबेक्यू का एक मेहमान पार्टी के बाद गया ही नहीं था और 2 दिन से बेसमेंट में छिपा था। उस रहस्यमयी शख्स को पहचानने के लिए उन्होंने निकोल की कंपनी के सर्वर चेक किया। ईमेल देखते हुए क्रिस को पता चला कि कोई नकली स्टॉक रिकॉर्ड बना रहा था ताकि पिछले 6 महीनों में गायब हुए 300 किलो केमिकल छिपाए जा सकें। वो केमिकल यूरिया ग्रेन्यूल्स था, जो फर्टिलाइजर और डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता था, लेकिन रेड जोन में इससे खतरनाक चीजें बनाई जाती थीं। क्रिस ने देखा कि एक ईमेल में निकोल को डॉक्स पर मिलने को कहा गया था। उसने उस मीटिंग की सिक्योरिटी फुटेज निकाली जिसमें निकोल होल्ट से बहस करती दिखी। होल्ट कह रहा था, पुलिस के पास मत जाओ, मुझे कुछ दिन दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगर निकोल ने मना कर दिया क्योंकि उसकी नौकरी दांव पर लगी थी। गुस्से में होल्ट अपना सामान इधर उधर फेंकने लगा। होल्ट के ईमेल देखते हुए क्रिस को पता चला कि वो जुआ खेलने का आदी था। उसका अकाउंट चेक किया तो सामने आया कि वो कर्ज में डूबा था और रॉब उसकी मदद करके उसे बचाता था। इस खुलासे से क्रिस के दोषी होने की संभावना घटकर 94.7% हो गई। क्रिस ने रॉब को फोन किया, लेकिन फोन होल्ट ने उठाया। उसने कहा कि रॉब अपना फोन छोड़कर कहीं चला गया, वो उसे ढूंढ कर लाता है। इंतजार में मैडॉक्स ने हत्या के वक्त होल्ट की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। क्रिस ने पड़ोसी के कैमरे की फुटेज दोबारा चेक करने को कहा। इस बार झाड़ियों में कुछ हिलता दिखा, लेकिन फुटेज अभी पूरी अपलोड नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद होल्ट वापस फोन पर आया और बोला कि उसे रॉब कहीं नहीं मिला। क्रिस ने उस पर केमिकल चुराने का इल्जाम लगाया। तब होल्ट ने सच बताया कि असल में चोरी रॉब कर रहा था। होल्ट को लगता था कि वो रॉब का एहसानमंद है, इसलिए उसने निकोल के मामले में भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। एक सहकर्मी ने बताया कि रॉब एक ट्रक लेकर निकला था। होल्ट ने यह भी बताया कि रॉब कल काम पर नहीं आया और आखिरी बार बारबेक्यू में देखा गया था। उस दिन रॉब ने उससे कहा था कि वो बाकी लोगों को अपनी कार में लिफ्ट दे दे, क्योंकि वो खुद थोड़ी देर और रुकेगा। मैडॉक्स ने गायब ट्रक को ट्रैक कर लिया और क्रिस ने जैक को उसके पीछे भेजा, क्योंकि उसे याद था कि रॉब के पास बंदूक का लाइसेंस है। इसी दौरान पड़ोसी के कैमरे की फुटेज फाइनली लोड हो गई और उन्होंने देखा कि रॉब पड़ोसी की कार के ट्रंक से निकल रहा था। फिर भी क्रिस के दोषी होने की संभावना सिर्फ 93.4% तक आई, जिससे वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने मैडॉक्स से बहस शुरू कर दी और उसके गहरे सवालों से मैडॉक्स क्लिच करने लगा। अब सिर्फ 19 मिनट बचे थे। क्रिस ने जंगल में रहने वाले अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें रॉब की बंदूकों के बारे में बताया। जैक और उसकी टीम ने रॉब के घर को घेर लिया और अंदर घुस गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्रिस ने देखा कि बाहर ट्रक खड़ा ही नहीं था। तब उसे समझ आया कि रॉब ने ट्रैकर निकालकर ट्रक घर पर छोड़ दिया और वो खुद कहीं और निकल गया। मैडॉक्स ने पूरे शहर में ट्रक ढूंढा, लेकिन नंबर प्लेट नहीं मिली। मतलब रॉब ने वे भी उतार दी थीं। क्रिस ने जैक से वाइकिंग शिपिंग कंपनी के ट्रक के लिए अलर्ट जारी करने को कहा। रॉब के घर में पुलिस को एक टूटी हुई तस्वीर मिली, जिसके फटे कोने पर एक हाथ दिख रहा था। असल में रॉब बचपन में एक चिल्ड्रन होम में पला था और उसके रिकॉर्ड डेटा हैक में खो गए थे। इसलिए मैडॉक्स को असली फोटो ऑनलाइन ढूंढने में वक्त लगा।
गैराज में पुलिस को केमिकल और जले हुए सबूत मिले। औजार देखकर समझ आया कि रॉब केमिकल बेच नहीं रहा था, बल्कि उनसे खतरनाक चीजें बना रहा था। ट्रक की नंबर प्लेट भी वहीं मिली और एक किताब जो केमिकल से बम बनाने का तरीका सिखाती थी। अगर रॉब ने बम बना लिया था, तो ये पता लगाना जरूरी था कि निशाना कौन है। तभी कैमरे ने ट्रक को शहर की सड़क पर तेजी से डाउनटाउन की ओर जाते पकड़ लिया। उसी वक्त मैडॉक्स को पुरानी तस्वीर का दूसरा हिस्सा मिल गया और पता चला कि उसमें दूसरा लड़का डेविड था, वही पहला अपराधी जिसे मर्स ने मारा था। डेविड और रॉब भाई थे। एक परिवार ने सिर्फ रॉब को गोद लिया और उसका सरनेम बदल गया। डेविड की मौत के बाद रॉब ने क्रिस से दोस्ती की थी, मतलब सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। क्रिस समझ गया कि रॉब बदला लेना चाहता है और बम लेकर सीधा कोर्ट रूम आ रहा है। एक ड्रोन ट्रक के इतना करीब पहुंच गया कि यह कंफर्म हो गया, स्टीयरिंग पर रॉब ही बैठा था। वो किसी से बात कर रहा था जो उसके बगल में बैठा था, लेकिन कैमरे शहर बचा सकते हैं। आखिरकार मैडॉक्स मान गई और ट्रायल जारी रखा। पुलिस की गाड़ियां ट्रक का पीछा कर रही थीं। कई बार रास्ता ब्लॉक किया, लेकिन रॉब हर बार बच निकलता। न्यूज चैनल इस चेस को दिखा रहे थे। रॉब और तेज भगाने लगा और आम लोगों की गाड़ियों से टकराता जा रहा था। एक पुलिस गाड़ी सीधा स्टोर में जा घुसी। जब ट्रक ब्रिज पर पहुंचा, एक स्वॉट हेलीकॉप्टर ने एजेंट उतारने की कोशिश की और पुलिस कारों ने दोबारा ब्लॉक किया, लेकिन रॉब ने उन्हें भी टक्कर मारकर हटा दिया। एजेंट को लैंड करने की जगह नहीं मिली। आखिरकार जैक को मजबूरन आदेश देना पड़ा कि रॉब को गोली मारो, चाहे ब्रिट ट्रक में हो। क्रिस ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जैक ने अनदेखा किया। मैडॉक्स ने भी माना कि यही बेस्ट प्लान है। एक रिमोट कंट्रोल कार में बम लगाकर ट्रक के नीचे भेजा गया, लेकिन कनेक्शन फेल हो गया और ब्लास्ट नहीं हुआ। क्रिस को शक हुआ कि मैडॉक्स ने उसे हैक किया, लेकिन मैडॉक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। मैडॉक्स ने इलाका खाली करने का अलर्ट भेज दिया। क्रिस ने जैक से कहा कि ट्रक के आगे आगे उड़ो। उसने देखा ब्रिट मदद की भीख मांग रही थी, जबकि रॉब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में रॉब चिल्लाया कि डेविड बेगुनाह था, लेकिन जैसे ही वो कुछ और कहने वाला था, जैक ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे उसका कंट्रोल हिल गया और वो बाइक से गिर पड़ी। इधर ट्रक सीधा कोर्ट बिल्डिंग में जा घुसा। समय खत्म हुआ और चेयर एक्टिव होने लगी। मैडॉक्स का सिस्टम पावर कट से स्पेयर बैटरी पर चल रहा था, इसलिए तुरंत काम नहीं कर पाई। लॉबी में रॉब ने ब्रिट को ढाल बनाकर गार्ड्स पर गोलियां चलाईं। आखिरी 10 सेकंड बचे थे और चेयर एक्टिवेट होने लगी। क्रिस चिल्लाया। उसी पल मैडॉक्स ऑनलाइन आई और ऐन वक्त पर ट्रायल रोक दिया। क्रिस एलिवेटर से लॉबी में पहुंचा, एक मरे गार्ड की वेस्ट पहनी और मैडॉक्स से डेविड की जानकारी निकालने को कहा। वो रॉब को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉब ने अचानक डेटोनेटर निकाल लिया। जैसे ही वो बटन दबाने वाला था, मैडॉक्स स्क्रीन पर आई और उसे मौका दिया कि वो अपने भाई का नाम साफ करे। रॉब ने कसम खाकर कहा कि मर्डर के वक्त वो डेविड से फोन पर बात कर रहा था। मैडॉक्स ने जवाब दिया कि डेविड के पास कोई में बहस हुई। इसी बीच ब्रिट ने हिम्मत करके रॉब के हाथ पर काट लिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। क्रिस रॉब पर झपटा। दोनों डेटोनेटर के लिए लड़ने लगे। रॉब लगातार फायरिंग करता रहा, लेकिन क्रिस ने डेटोनेटर की तारें खींचकर उसे डिसेबल कर दिया और लात मारकर बंदूक गिरा दी। क्रिस ने बंदूक उठाई और रॉब पर तान दी। उसकी आंखों में गुस्सा था, निकोल का बदला लेने की बेचैनी। लेकिन ब्रिट रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो पापा। क्रिस एक पल रुक गया। उसी पल रॉब चिल्लाया कि वो मर्डर के वक्त उससे फोन पर था और उसने पुलिस चौकी में कॉल भी की थी। तभी अचानक जैक ने गोली चला दी और रॉब को लगी। क्रिस ने जैक को रोका कि वो दोबारा फायर ना करे। जमीन पर पड़ा रॉब हिचकिचाते हुए बोला कि उसने पुलिस थाने में एक औरत से बात की थी, जिसने डेविड की कॉल हिस्ट्री चेक करने का वादा किया था। मैडॉक्स ने पुलिस स्टेशन के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और कंफर्म किया कि किसी ने रॉब की हिस्ट्री देखी थी और डेविड उससे कॉल पर था। क्रिस को याद आया कि डेविड को अरेस्ट करने वाली ऑफिसर जैक ही थी। उसने गुस्से में जैक से सच पूछा, लेकिन वो चुप रही। मैडॉक्स उसकी हिस्ट्री स्कैन कर रहा था। तब खुलासा हुआ कि डेविड का फोन एविडेंस बॉक्स में था, लेकिन जैक ने उसे निकालकर नदी में फेंक दिया था। आखिरकार जैक ने कबूल कर लिया।
उसने ये सब किया था क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि मर्स सिस्टम काम करता है और शहर सुरक्षित रहना चाहिए। क्रिस ने कहा कि शहर को सिर्फ सुरक्षा नहीं, इंसाफ भी चाहिए। फिर उसने बाकी अफसरों को आदेश दिया कि जैक को गिरफ्तार करें। सब खत्म होने के बाद क्रिस दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास गया और उसे गले लगा लिया। दूसरी तरफ मैडॉक्स को एहसास हुआ कि उसने एक बेगुनाह की जान ले ली थी। वो खुद से पूछने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? क्रिस ने शांत आवाज में कहा, इंसानों की तरह एआई भी गलती कर सकता है। तुम्हें अपनी गलती से सीखना चाहिए।